हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट से संबंधित पर्यावरण का ये 9वां प्रैक्टिस सेट है। आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी इनमें से कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात को झरना भी कहते हैं। इसमें जो सबसे ऊंचा है वो है कुंचिकल जलप्रपात और ये कर्नाटक में है। जोग है, ये भी कर्नाटक में है। शिव समुद्रम, ये भी कर्नाटक में है। चूलिया जलप्रपात ये राजस्थान में है। कुंचिकल जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये 455 मीटर ऊंचा, ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। और किस नदी पर है पूछे तो यह वराह नदी। वराह नदी पर स्थित यह झरना सबसे ऊंचा है, 455 मीटर ऊंचाई है इसकी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी इनमें से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। दो प्रश्न बनते हैं, एक बनता है भारत की सबसे लंबी नदी और एक बनता है भारत की सबसे बड़ी, यानी कि भारत के सबसे चौड़ाई वाली नदी जो सबसे चौड़ाई में हो। तो सबसे लंबी नदी है गंगा और सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, इसको ध्यान में रखना है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, यानी कि साउथ इंडिया की गंगा। भारत की 5 सबसे लंबी नदियों में देखा जाए तो सबसे लंबी है गंगा 2525 किलोमीटर। उसके बाद आती है गोदावरी 1465 किलोमीटर। फिर आती है कृष्णा 1400 किलोमीटर। यमुना 1376 किलोमीटर। फिर आती है नर्मदा 1312 किलोमीटर। अगर गंगा का बहाव देखा जाए तो ये उत्तराखंड से शुरू होता है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। वैसे भारत में 3 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ले लिया जाए तो 4 हो जाते हैं। तो इसमें से पूछा, इसमें से कौन सा भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, तो यह है हिमालयन क्षेत्र। हॉटस्पॉट ऐसे जगह को कहते हैं जहाँ पे बहुत अधिक जैव विविधता, यानी जो जीवों में, वनस्पतियों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती हो, इसलिए उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं तन्यता का गुण होता है, धातुओं में तन्यता का गुण होता है। जैसे धातुओं को जब पीटा जाता है तो वो फैलती हैं, यानी उनकी लंबाई में या फिर चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो यही गुण होता है उनका तन्यता का गुण। सभी धातुएं तन्य होती हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, यानी इनमें से कौन सा स्रोत है जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। वाहन से धुआं निकलता है, यह वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। उद्योग से भी धुएं निकलते हैं, ये भी है। धूल के कण वायु के साथ मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं, ये भी है। लेकिन ठोस अपशिष्ट वायु में उड़ नहीं सकते, इसलिए ये वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ऊर्जा का सबसे बड़ा संसाधन है, या फिर कह सकते हैं प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो वो है सूर्य। सूर्य प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और यह एक अक्षय ऊर्जा के रूप में भी है, जो कभी समाप्त न होने वाली ऊर्जा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। उद्यान कृषि यानी जिसे कहते हैं बागवानी। बागवानी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो बागवानी के अध्ययन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। बॉटनी कहा जाता है समस्त बॉटनी यानी कि पेड़ पौधे के अध्ययन को। ओलेरिकल्चर कहा जाता है सब्जी के अध्ययन को। अगला प्रश्न, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये इसका उत्तर होगा 2006। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं के वे समस्त अधिकारों को सुरक्षित किया गया, जिससे कि उन्हें गुणवत्तापूर्वक सामान मिले। जो भी सामान उन्हें मिल रहा है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सब में कोई अंतर ना होने पाए।
कोई अगर कंपनी है कोई प्रोडक्ट दे रही है, उस पर लिखा कुछ और है, दे कुछ और रही है, तो उपभोक्ता का वहाँ पे संरक्षण होता है, वहाँ उपभोक्ता शिकायत कर सकता है और उस कंपनी पर केस होगा। जैसे दुकानदार है, आपको तौल कर सामान दे रहा है, अगर तौल में किसी भी प्रकार की हेरा फेरी करता है तो उसकी शिकायत होती है, उसकी जांच होती है। तो ये सब उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया था, जिसे पारित किया गया था 1986 में। अगला प्रश्न, निम्न में से किनकी दृष्टि मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक होती है? यानी इनमें से 3 वे ऐसे जीव हैं जिनकी दृष्टि जो है मनुष्य की तुलना में 4 गुना है। जैसे अगर मनुष्य 1 किलोमीटर तक देख पा रहा है तो ये 4 किलोमीटर तक देख सकते हैं। इसमें कौन कौन है? बाघ, तेंदुआ, सांड नहीं, सांप, चील है लेकिन सांप और कौवा नहीं है, चील है, गरुड़ है, गिद्ध है। इसका यही उत्तर सही होगा। चील, गरुड़ और गिद्ध, इन तीनों की दृष्टि जो है मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक तक होती है। गिद्ध जो है आसमान में उड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है नीचे कोई मृत जीव पड़ा है तो वो जो है नीचे आ जाते हैं उसको खाने के लिए, इतनी दूर तक उनकी दृष्टि होती है। अगला प्रश्न, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। यानी कि जो आमाशय में आमाशय रस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो आमाशय में जो आमाशय रस होता है सामान्यतः उसमें जो एसिड वो होता है HCl। HCl एक अम्ल है जिसकी अम्लता आमाशय में लगभग 3.5 के आसपास होती है। आमाशय में अम्लता होने का प्रमुख कारण है जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो सके और भोजन में किसी भी प्रकार का जीवाणु न लग सके। यहाँ पे मसल होती है जिसे एसोफेगस यानी जो गले की नली आती है, भोजन वहाँ से आते हुए यहाँ आमाशय में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे एक मसल होती है जो इस चीज़ को रोकती है कि आमाशय का जो एसिड है वो बाहर न ओवरफ्लो करने पाए, बाहर न जाने पाए। कई बार ऐसा होता है कि गैस बनने की वजह से, एसिडिटी होने की वजह से यही अम्ल जब गले से बाहर जाता है बहुत ही अजीब सा लगने लगता है, मिचली टाइप आने लगती है। आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? इसमें से एक पक्षी है, आप इस पक्षी को देख सकते हैं। यह कैक्टस जो पौधा होता है इसके कांटों के बीच में अपना घोंसला बना के रहता है, तो इसे कहते हैं कलचिड़ी। इस पक्षी का नाम है कलचिड़ी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? यानी इनमें से वे कौन से खाद्य पदार्थों के जोड़े हैं जिसमें लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, लेकिन आलू में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे आंवला में पाया जाता है, पालक में भी पाया जाता है और गुड़ में पाया जाता है। इसका यही सही उत्तर होगा। आंवला, पालक और गुड़ 3 ऐसे पदार्थ हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्यों में आप देखेंगे तो ये है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। आप इसको मैप पर जब देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जम्मू और कश्मीर, इसके ऊपर है लद्दाख। जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश और इधर है पंजाब। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। अगला प्रश्न, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है भोपाल में। अगला प्रश्न, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह भारत में व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से दुनिया भर में जहाँ भी भारत जलीय माध्यम से व्यापार होते हैं वो कांडला बंदरगाह उन सभी स्थानों से जुड़ा हुआ है और व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतवर्ष का स्थानिक प्रजाति है? आप इसे देख सकते हैं, यह एक बंदर की प्रजाति है जिसके सर पर सींग होता है और इसकी पूंछ भी होती है। इसे सींग पूंछ वाला या फिर बंडरू भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना बंदर है जो दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में अभी भी पाया जाता है। इसे कहते हैं लायन टेल्ड मकॉक, लायन टेल्ड मकॉक या फिर बंडरू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बादलों का आकार निर्भर करता है, यानी कि जो बादल की साइज होती है उसका आकार होता है किन चीज़ों पर निर्भर करता है? बादल कैसे बनते हैं? जैसे समुद्र है, तालाब है,
नदियाँ हैं, इन सभी जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है, सूर्य के प्रकाश पड़ने के बाद वाष्पोत्सर्जन होता है, जल जो है वाष्प के रूप में आसमान में जाती हैं और वहाँ पे संघनित होती हैं, यानी इकट्ठा होकर, जैसे ऊपर तापमान ठंडा होता है वे सभी संघनित होकर बड़े बादल का रूप ले लेती हैं, बड़े आकार ले लेती हैं। और वही बादल जब तैरते हुए आसमान में हवा के सहारे जाते हैं, आगे कोई भी बाधा होती है, चट्टान होता है, वहाँ से टकरा कर वर्षा के रूप में जल की बूंदें फिर नीचे गिरने लगती हैं। फिर वही जल जो है नीचे इकट्ठा होते हैं, समुद्र में जाते हैं, नदियों में जाते हैं। तो इस प्रकार से एक वर्षा का पूरा चक्र बन जाता है, यानी कि जल का एक पूरा चक्र बन जाता है। तो बादलों का आकार किस पर निर्भर करता है? तो ये होता है वाष्पीकरण चक्र पर। अगला प्रश्न, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। इसके अनुसार इन 3 चीज़ों की खेती को गैर खेती यानी कि गैर कृषि वन घोषित कर दिया गया था। उसमें चाय, रबड़, शहतूत ये तीनों हैं। इन तीनों को गैर वन गतिविधि घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में से जाना जाता है, यानी केदारनाथ अभ्यारण्य जो उत्तराखंड में स्थित है, यह इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केदारनाथ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है कस्तूरी मृग के लिए। आप ये देख सकते हैं उत्तराखंड की झांकी है जो राजपथ पर आ रही है, इसमें कस्तूरी मृग बना हुआ है। तो किस प्रकार कस्तूरी मृग वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इससे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, किस मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होती है? तो इसका उत्तर होगा चिकनी मृदा। चिकनी मृदा होती भी इसीलिए चिकनी है क्योंकि उसमें हमेशा जल मौजूद रहता है। जल उसमें धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण ही वह चिकनी मृदा होती है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो थे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता था। 1964 से लेकर 1966 के दौरान जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का गंगानगर जिला, इन सब क्षेत्रों को लेकर वहाँ पे जो है कृषि को उत्पादकता में वृद्धि के लिए नवीन तकनीकी, नए खाद, नए बीज, इन सब के उपयोग से कृषि उत्पादकता में बढ़ावा दिया गया। उसका प्रमुख जो फसल थी वो थी गेहूँ। गेहूँ पर हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ये है डॉक्टर स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, नदी मुहानों के लक्षण हैं, यानी जो नदियाँ होती हैं वो आकर जहाँ समुद्र मिलती हैं तो उसका लक्षण क्या है? ताज़ा एवं खारा जल, ये बिल्कुल सही है। नदी का जो है ताज़ा जल होता है, समुद्र का जल खारा होता है, इसलिए इसे ताज़ा एवं खारा जल कह सकते हैं। समृद्ध जैव विविधता भी होगी क्योंकि नदी के पानी के साथ साथ जो बहाव कर यहाँ पे मृदा से सब लाया जाता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है, और वहाँ पे नदी के साथ साथ समुद्र के किनारे उसका जमाव होता है, वहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। अधिक उत्पादकता, बिल्कुल मृदा उपजाऊ होगी तो उत्पादकता भी अधिक होगी। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा चौथा। ये सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, घरेलू मवेशी यानी कि जो जानवर घर पे पाले जाते हैं तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, यानी किस ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है? तो जो घरेलू मवेशी होते हैं, जो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, इन सब से जो गैस निकलती है वो होती है मीथेन। तो किस गैस के लिए उत्तरदायी है? तो ये होगा मीथेन। अगला प्रश्न, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें भारत का जलमैन, वाटरमैन कहा जाता है या फिर भारत का जल पुरुष कहा जाता है। तो जल संरक्षण के लिए इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तत्कालीन सोवियत संघ में था, वहाँ पे नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। वहीं पे नाभिकीय दुर्घटना होने की वजह से बहुत अधिक संख्या में लोग मारे गए थे। चेरनोबिल के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, यह सोवियत संघ के यूक्रेनी सोवियत पर है और ये घटना जो हुई थी 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। अगला प्रश्न, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। सामान्यतः जो पक्षी होते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ पे अंडे देते हैं, वो अपने अंडों को सेते हैं, फिर उसमें जो है बच्चे वहाँ से निकलते हैं। लेकिन जो है ये पेंगुइन पक्षी होती है, यह बर्फ़ पे अंडे देती है। ये मानव की तरह खड़े होकर 2 पैरों पर चलते हैं, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे हैं।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और उसी में है अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं और मौलिक कर्तव्य 51A में ही है पर्यावरण संरक्षण के प्रति नागरिकों का जो जिम्मेदारी होती है, जो उनका कर्तव्य होता है पर्यावरण के प्रति, उसे बतलाया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से रबी की फसलें हैं, यानी इनमें से कौन सी फसल है जो रबी की हैं? धान खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, मक्का यहाँ पे खरीफ की फसल है, चना और गेहूँ ये दोनों जो हैं रबी की फसल हैं। चना, गेहूँ, जौ, सरसों, मटर ये सब जो हैं रबी की फसलें हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। आप टेलीग्राम पे जानकर परीक्षा रेस सर्च करिए, आपको ये मिल जाएगा। तो साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।